तो गाइज जैसा कि हमने अभी तक देखा कि बुआ लूफी को कूजा कैसल में समन करती है। इसके बाद लूफी उस कैसल में पहुंच जाता है। हाँ तो भाई क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? खाना खिलाने के लिए है ना? वो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा, पर हमें बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। थैंक यू नहीं भाई, खाना लेकर आओ, भूख लग रही है बहुत ज्यादा। इस पर्दे के अंदर आ जाओ। और जैसे ही लूफी पर्दा हटाता है, खाना? अरे नहीं यार, ये खाना थोड़ी है। और तुमने अपने कपड़े क्यों उतार रखे हैं भाई? तुम कितनी अजीब हो। और हम बुआ हैनकॉक को देखते हैं जिसने अपने कपड़े उतार रखे हैं। कितने रूड हो तुम। मैं तुम्हारे सामने नेकेड हूँ। एक सुंदर लड़की को देखने के बावजूद भी तुम्हारे अंदर कोई भी अट्रैक्शन फील क्यों नहीं होती है? हाँ चलो कोई बात नहीं। तुमने मुझसे कहा था ना कि तुमने मेरी पीठ के ऊपर जो निशान है उसको पहले कहीं देखा हुआ है, तो ये रहा वो मार्क। बुआ हैनकॉक अपनी पीठ पर से अपने बालों को हटाती है और उस मार्क को लूफी को दिखाती है। और बुआ हैनकॉक की पीठ के ऊपर हम एक निशान को देखते हैं, एक पंजे के जैसा। इसे ध्यान से देखो, क्या तुमने इसे पहले कहीं पर देखा हुआ है? लूफी बुआ हैनकॉक के पीछे जाकर बैठ जाता है और बहुत ध्यान से फोकस करके उस निशान की तरफ देखता है। लूफी बहुत देर तक एग्जामिन करता है उस निशान को। ये निशान थोड़ा सा अलग है। मेरा दोस्त हाची, उसके माथे के ऊपर भी ऐसा ही एक निशान है। तभी ग्रैनी नियोन यहाँ पर आ जाती है। स्नेक प्रिंसेस, तुम इसे सब कुछ सच सच क्यों नहीं बता देती? हाँ इसे इस मार्क का मतलब बता दो। नहीं, मैं इसे नहीं बताने वाली। तुमने देखा ना ये लड़का कितना अच्छा है, इसे सब कुछ सच सच बता दो। हाँ ठीक है। तो तुम्हारा नाम मंकी डी लूफी है ना? तुम एक पायरेट कैप्टन हो। आप मेरा नाम कैसे जानती है भाई? तुम्हारी फोटो अखबार में है बच्चे। तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पीटा था ना? तुम्हारे बारे में इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल है। ये सुनकर बुआ हैनकॉक और इसकी दोनों बहनें शॉक्ड रह जाती हैं सुनकर। क्या तुमने एक सेलेस्टियल ड्रैगन को पीटा? तुम कौन हो? तुमने सेलेस्टियल ड्रैगन्स को पीटा, उसके बाद भी तुम जिंदा हो? तुम्हें पता नहीं है उसने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया, इसलिए मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे पीट दिया। ये सुनने के बाद बुआ हैनकॉक बहुत उदास हो जाती है। ऐसा कैसे हो सकता है? इस तरह के लोग अभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, हाँ, जो कि खुद की जान की परवाह ना किए बगैर अपने दोस्तों की परवाह करता है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। मेरी पीठ के ऊपर जो निशान है और तुम्हारे दोस्त हाची के माथे के ऊपर जो निशान है। क्या तुम्हें इसका मतलब पता है? मेरी पीठ पर जो निशान है इसका मतलब है सेलेस्टियल ड्रैगन का क्लॉ। जो वर्ल्ड नोबल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्लॉ मार्क होता है, जिसका मतलब है कि मैं और मेरी ये दोनों बहनें। और ये बताते वक्त बुआ हैनकॉक को बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा भी हो रहा होता है। एक समय पर हम लोग सेलेस्टियल ड्रैगन के स्लेव्स हुआ करते थे। ये सुनकर लूफी चौंक जाता है। क्या? ये सब कुछ तब हुआ जब मैं 12 साल की थी। हम लोग कूजा पायरेट्स की शिप पर थे और हम सभी को किडनैप कर लिया गया था और उसके बाद हमें ऑक्शन हाउस में ले जाकर बेच दिया गया था, जहाँ पर हम लोगों को वर्ल्ड नोबल खरीद रहे थे। और हम बुआ हैनकॉक की ये सारी की सारी पास्ट मेमोरीज को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा दर्दनाक थी। हम लोगों ने पहली बार अपनी जिंदगी में एक लड़के को देखा और हम सभी को ऐसा लगता था कि सभी लड़के बहुत ज्यादा घटिया होते हैं। उन लोगों ने हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया। हम लोगों को रोज मारा जाता था और हमारी पीठ के ऊपर गर्म सरिये से एक निशान भी बना दिया गया था, एक परमानेंट निशान, जिसका मतलब है कि हम लोग उन सेलेस्टियल ड्रैगन्स के स्लेव्स हैं। हैनकॉक जब ये स्टोरी सुना रही थी लूफी को, तो इसकी ये बहन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो जाती है। वो पास्ट की सारी मेमोरीज इन्हें अभी तक हॉन्ट करती हैं। अच्छा ठीक है भाई, रहने दो और मत बताओ मुझे। ये बहुत ही बुरा था। 4 साल बाद एक और चीज हुई। एक आदमी ने पूरी सरकार को हिला कर रख दिया। उसने रेड लाइन को क्लाइम करके मैरी जॉयस की पवित्र भूमि पर कदम रखा, जहाँ पर सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं। वहाँ पर जाकर उसने अपने सभी स्लेव दोस्तों को आजाद कर दिया और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के कैसल में आग लगा दी। और उसी दिन हम सभी लोग भी वहाँ से भाग गए थे। जिस आदमी ने हमें आजाद किया था उसका नाम है फिशर टाइगर। और इस घटना के बाद फिशर टाइगर अपना एक बहुत बड़ा पायरेट क्रू बनाता है उन सभी भागे हुए स्लेव्स को लेकर, और उसने पूरी सरकार को अपना एनिमी भी बना लिया था। और सेलेस्टियल ड्रैगन्स के उस मार्क को हटाने के लिए उसने एक दूसरा सिंबल बनाया था, ताकि पहले वाले उन सेलेस्टियल ड्रैगन द्वारा दिए गए सिंबल्स को ढक सके। और इसलिए तुम्हारा जो दोस्त हाची है उसके फोरहेड पर जो सिंबल है वो मेरी पीठ पर जो निशान है उससे थोड़ा सा अलग है। और वो भी एक समय पर एक गुलाम हुआ करता था, और जब हम लोग उनके गुलाम हुआ करते थे तो उनके मनोरंजन के लिए हमें लव डेविल फ्रूट और स्नेक डेविल फ्रूट खिलाया गया था। इसलिए हम लोगों के पास डेविल फ्रूट की ताकत है। पर उन लोगों ने हमारे पूरे देश के लोगों को झूठ कहा। मैंने उन लोगों को धोखा दिया। मैं नहीं चाहती कि मेरा अतीत यहाँ के लोगों के सामने आए। और ऐसा बोलने के बाद वो बहुत ज्यादा रोना शुरू कर देती है। शुक्र है तुम अभी भी इंसान हो, तुम रो सकती हो। अपना मुंह बंद रख बुढ़िया। मुझे बुढ़िया बोल रही है? हाँ तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं ही तुम लोगों को यहाँ पर लेकर आई थी, पर तुम्हें मेरी कदर नहीं। और बुआ हैनकॉक लूफी से कहती है कि एक फॉर्मर स्लेव रह चुकी है सेलेस्टियल ड्रैगन्स की, तो क्या लूफी इसे नीचा नहीं दिखाएगा? क्या तुम पागल हो क्या? मुझे फर्क नहीं पड़ता और मुझे सेलेस्टियल ड्रैगन से नफरत है। ये सुनकर बुआ हैनकॉक बहुत खुश हो जाती है कि लूफी एक अच्छा इंसान है। मुझे तुम पसंद हो, तुम बाकियों के जैसे नहीं हो। तुम्हारी एक और रिक्वेस्ट भी थी ना, मैं उसे भी पूरा करके रहूंगी। मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगी। और ये सुनकर लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। क्या सच में? क्या तुम सच में मुझे राइड देने वाली हो? हाँ मैं झूठ नहीं कहती। कल सुबह कूजा पायरेट्स तुम्हें वहाँ पर लेकर जाएंगे जहाँ पर तुम जाना चाहते हो। फाइनली कल सुबह मैं यहाँ से जा पाऊंगा और अपने दोस्तों से वापस से मिल पाऊंगा। और ये बात सुनते ही कि लूफी यहाँ से कल जाने वाला है, ये बात सोचकर बुआ हैनकॉक के सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। और तभी लूफी के पेट में आवाज आती है, क्योंकि लूफी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। सोनिया, इसे आज रात की दावत पर इनवाइट कर दो, ये मेरा हुक्म है। ये सुनते ही लूफी खुश हो जाता है। यार आप कितनी औसम हो स्नेक प्रिंसेस, जो कि इतनी ज्यादा कोल्ड है, मुझे राइड भी दे रही है, मुझे खाना भी दे रही है, शुक्रिया। ये सुनकर बुआ हैनकॉक और भी ज्यादा दुखी हो जाती है, ये सोचने के बाद कि लूफी कल सुबह चला जाएगा। भाई पक्का इसे पसंद आ गया लूफी, भाई क्या किस्मत है इसकी लूफी की। तुम दावत पर नहीं आओगी बुआ? नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा आराम करना चाहती हूँ। अब थोड़ी देर बाद रात हो जाती है और हम लूफी को देखते हैं जो कि ठूस ठूस कर खा रहा है। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां हैं जो कि लूफी को खाना खाते हुए देख रही हैं, बेशर्मों की तरह अपने खाने पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि इस लूफी को बिल्कुल भी तमीज नहीं है खाने की। क्या हुआ भाई, दिक्कत क्या है तुम्हारी? खाना नहीं खा रहे हैं? चलो कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूं, तुम्हारा खाना नहीं खाना तो। लूफी अपने हाथ को स्ट्रेच करता है और खाने के साथ साथ प्लेट्स भी खा जाता है। इस लड़की ने हमारी जान बचाई थी। मैंने सुना है कि ये कल सुबह जाने वाला है। और ये सभी लोग आपस में बात
बात करने लगते हैं कि एक लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है और इन्हें यकीन नहीं आता कि बोआ ने इसे माफ कैसे कर दिया और सारे कूजा पायरेट्स तलवार लेकर रेडी हो जाते हैं लूफी पर हमला करने के लिए। और तभी लूफी अपने हाथ में पेन और कढ़ाई को ले लेता है। क्या है भाई तुम्हारी दिक्कत क्या है? मेरे साथ मजाक मत करो, ठीक है ना? शायद इसे समझ में आ चुका है कि हम इस पर हमला करने वाले हैं और दौड़ते हुए जा रहे हैं लूफी पर हमला करने के लिए। भाई तुम लोग चुप क्यों हो? एक बैंक्वेट हॉल में दावत होती है और साथ में बहुत सारा डांस भी, चलो नाचते हैं। और लूफी ब्रूक का गाना गाना शुरू कर देता है और लूफी का गाना सुनकर सभी लोग हंसना शुरू कर देते हैं। अरे यार ये मर्द कितने सारा फनी होते हैं। और कुछ लड़कियां भी लूफी के साथ ज्वाइन हो जाती हैं और गाना गाना शुरू कर देती हैं। और यहाँ की सारी लड़कियां लूफी के साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली बन जाती हैं, लूफी की बॉडी को खींचना शुरू कर देती हैं और लूफी तंग होकर यहाँ से भाग जाता है। मार्गरेट भी इसके साथ होती है। तुम यहाँ पर छुप कर रह सकते हो, अगर तुम वापस वहाँ पर गए तो सभी लोग तुम्हें छूना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर हर रोज कोई लड़का नहीं आता है और कल सुबह तुम यहाँ से जाने वाले हो। तुमने हमारी जान बचाई थी, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और मार्गरेट लूफी को ग्रैनी नियॉन के पास लेकर जाती है और ग्रैनी नियॉन लूफी को एक खबर सुनाती है। वन ऑफ द 7 वॉरलॉर्ड्स ऑफ द सी स्नेक प्रिंसेस है। ये सुनकर लूफी चौंक जाता है और ग्रैनी नियॉन को एक और खबर दिखाई देती है कि जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है उन लोगों ने सभी वॉरलॉर्ड्स को इकट्ठा किया है नेवी के हेडक्वार्टर पर, क्योंकि वो सभी लोग व्हाइट बियर्ड पायरेट के साथ फाइट करने वाले हैं। आज से कुछ महीने पहले ब्लैक बियर्ड की फाइट व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के सेकंड कमांडर फायरफिस्ट एस के साथ हुई थी और उसने एस को पकड़कर नेवी के हवाले कर दिया है और नेवी उसका पब्लिक एग्जीक्यूशन करने वाली है और एस को बचाने के लिए व्हाइट बियर्ड आ रहा है। ये सुनते ही लूफी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। क्या एस मेरा बड़ा भाई है, मुझे उसे बचाना होगा। मुझे यहाँ से साबा ओडी जाना है, मुझे कितना समय लगेगा? 6 दिन से ज्यादा लगेगा और तुम्हारे बड़े भाई का एग्जीक्यूशन आज से 1 हफ्ते के अंदर अंदर होने वाला है। तुम्हारे पहुँचने से पहले ही तुम्हारे भाई का एग्जीक्यूशन हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पर जाता हूँ जहाँ पर एस का एग्जीक्यूशन हो रहा है मरीन फोर्ट के ऊपर, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? यहाँ पर जाने के लिए भी तुम्हें 6-7 दिन लग जाएंगे बच्चे। पर अगर तुम लोग नेवी का शिप लेकर जाते हो तो 4 दिन के अंदर वहाँ पर पहुँच जाओगे। क्या नेवी का शिप बहुत ज्यादा ही तेज होता है? नहीं, वो तेज नहीं होता, पर वहाँ पर एक बहुत बड़ा करंट होता है। एनिस लॉबी, एम्पल टाउन और मरीन फोर्ट 3 जगहों को एक साथ जोड़ता है और मरीन के लोग ही बस इन्हें यूज कर सकते हैं। सिर्फ उन्हीं के पास इसका एक्सेस होता है। अगर तुम लोग उसका यूज करते हो तो तुम लोग बहुत जल्दी वहाँ पर पहुँच जाओगे। प्लीज मुझे एक बोर्ड दे दीजिए यार, मैं पैडल करते हुए वहाँ पर पहुँच जाऊंगा। तुम ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। हमारी वॉरलॉर्ड को भी वहाँ पर जाने का इन्विटेशन मिला है। अगर बोआ हैनकॉक नेवी के लोगों के साथ जाती है तो हम जल्दी वहाँ पर पहुँच पाएंगे। मैं अभी स्नेक प्रिंसेस से मिलना चाहता हूँ, मैं उसके पास जाकर रिक्वेस्ट करूंगा ताकि अपने भाई को बचा पाऊँ। इसके बाद रात में हम बोआ हैनकॉक को देखते हैं जो कि बैल्कनी में खड़ी हुई है और बस एक ही चीज के बारे में सोच रही होती है कि लूफी यहाँ से कल चला जाएगा। और इसकी दोनों बहनें भी बहुत ज्यादा टेंशन में होती हैं। बूढ़ी बहन को क्या हुआ है? उसने खाना भी नहीं खाया, बस अकेले ही खड़ी हुई है। हैनकॉक एक पानी का गिलास उठाती है उसे पीने के लिए, पर तभी यहाँ पर एक बूंद पानी गिरता है और बोआ हैनकॉक बहुत ज्यादा रो रही होती है। इसे खुद भी समझ में नहीं आता कि ये क्यों रो रही है और तभी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। लूफी और ग्रैनी कूजा कैसल के पास पहुँचते हैं और इन्हें पता चलता है कि बोआ हैनकॉक की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। इसे एक अनजान बीमारी हो चुकी है और बोआ हैनकॉक ठीक से सांस तक नहीं ले पाती है और उसकी पूरी बॉडी गर्म है और बहुत ज्यादा दर्द में होती है। क्या हो रहा है? क्या मैं मरने वाली हूँ? लूफी और ग्रैनी बोआ हैनकॉक के पास जाते हैं। तुम यहाँ से बाहर जाओ बच्चे, और एग्जामिन करने के लिए बोआ हैनकॉक के पास जाती है। मैं सांस नहीं ले पा रही, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मेरा सीना। बोआ हैनकॉक ठीक से बात भी नहीं कर पाती है। कल सुबह लूफी यहाँ से चला जाएगा। और ये सुनने के बाद बोआ हैनकॉक का सीने का दर्द और भी ज्यादा बढ़ जाता है। इससे यही हुआ है, हमारी स्नेक प्रिंसेस को एक वायरस हो चुका है। क्या आपको पता है ये कौन सा वायरस है? हाँ मुझे पता है, इससे पहले की एम्प्रेस को भी यही बीमारी हुई थी। लूफी तुमसे कुछ कहना चाहता है, क्या तुम इसकी बात सुनना चाहोगे? ग्रैनी नियॉन, आप ये क्या बोल रही हैं? हमारी बहन ठीक से सांस तक नहीं ले पा रही है, वो लूफी की रिक्वेस्ट को कैसे सुनेगी? हाँ, और ये सुनते ही बोआ हैनकॉक खड़ी हो जाती है। मैं सुनना चाहती हूँ लूफी क्या कहना चाहता है। कितना लकी है वो लड़का, बोआ हैनकॉक उसे पसंद करती है। बोआ हैनकॉक बाहर आ जाती है लूफी से मिलने के लिए और लूफी इसे सब कुछ बताता है कि अपने भाई एस को बचाना चाहता है। सारे वॉरलॉर्ड्स की फाइट व्हाइट बियर्ड पायरेट्स के साथ होने वाली है और अगर ये रूल्स के अकॉर्डिंग नेवी के साथ जाती है तो लूफी बहुत ही जल्द एस के पास पहुंच जाएगा और उसके एग्जीक्यूशन से पहले ये वहाँ पर पहुंच सकता है। ये सुनकर बोआ हैनकॉक कहती है, तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ एग्जीक्यूशन हॉल में जाऊँ? हाँ, नेवी के हेडक्वार्टर पर जाऊँ? ठीक है, मैं कहीं पर भी जाने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद ये अपनी दोनों बहनों से बात करती है। मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, पर मैं लूफी की रिक्वेस्ट को टाल नहीं सकी। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे लूफी मुझसे शादी भी करना चाहता तो मैं कर लेती। तुम्हें प्यार हो गया है, तुम्हें लव सिकनेस हो चुकी है लूफी के साथ। ये सुनने के बाद बोआ हैनकॉक और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाती है लूफी के और लूफी रात को ही बोआ हैनकॉक के साथ निकल जाता है और जाने से पहले गाँव की सभी लड़कियाँ लूफी को बाय कहने आती है। हैनकॉक भी यहाँ पर आ जाती है। स्नेक लेडी जी जल्दी करिए, मुझे जल्दी जाना है। अबे ओ ढक्कन लूफी, ये बहुत ज्यादा रूड है, तुम्हें उन्हें स्नेक प्रिंसेस कहकर पुकारना होगा। पर लूफी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। प्लीज मुझे हैंकॉक ही बुलाओ ना। और इन सभी को बाय कहने के बाद ये दोनों यहाँ से डिपार्ट कर जाते हैं और हैंकॉक नेवी के पास एक कॉल लगाती है। मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक कंडीशन है, अगर तुम मुझसे एक्सेप्ट करते हो तो मैं तभी तुम्हारे साथ जाऊंगी। हैंकॉक नेवी शिप के पास पहुँच जाती है, उसी एडमिरल की शिप के पास जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था। मैंने तुम्हारी कंडीशन को एक्सेप्ट कर लिया है, मैंने हेडक्वार्टर्स में इसकी बात कर ली है, वो लोग इसके लिए मान चुके हैं। तुम एम्पल टाउन जाकर ऑर्टिकस जी एस से मिल सकती हो। और हैंकॉक नेवी शिप के ऊपर बोर्ड कर जाती है और वो सभी लोग जिसे इसने पत्थर में कन्वर्ट कर दिया था उन सभी को भी ठीक कर देती है। और हम देखते हैं कि बोआ हैंकॉक की बॉडी के ऊपर लूफी चिपका होता है अंदर और छुप छुप कर इनकी शिप में चला जाता है। इसके बाद हम नेवी हेडक्वार्टर्स में देखते हैं जहाँ पर एडमिरल सेनगोकू खड़ा हुआ है और चारों तरफ से बहुत सारे नेवी ऑफिसर्स अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स कर रहे हैं। मेरे पास इन सब चीजों के लिए
सब नहीं, मुझे सिर्फ व्हाइट बियर्ड से रिलेटेड खबरें ही चाहिए। सर, व्हाइट बियर्ड के सामने हमने जितनी भी शिप्स लगाई थी वो सभी की सभी गायब हो चुकी हैं और हम सभी लोग उनसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे। हमें लगता है कि व्हाइट बियर्ड पूरी फोर्स के साथ हम पर हमला करने वाला है। ये सुनकर सेनगोकू डर जाता है। वाइस एडमिरल गार्प कहाँ पर है? सर, वो इम्पल टाउन में गए हैं पोर्टेगस जी एस से मिलने के लिए। इसके बाद हम एम्पल टाउन में देखते हैं, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जेल है। इस वन पीस की दुनिया का सबसे खतरनाक और टाइट सिक्योरिटी वाली जेल है और यहाँ पर वाइस एडमिरल गार्प पोर्टेगस जी एस से मिलने आ चुके हैं। देखो तुम्हारी हालत कैसी हो चुकी है, क्या तुम अभी भी जिंदा हो? और एस अपनी आंखें उठाता है और हम एस को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में होता है। एस अभी एक जेल के अंदर कैद है और इसके हाथ पैर बंधे होते हैं और देखने से ऐसा लगता है कि जैसे एस को बहुत बुरी तरह से मारा गया है। और यहाँ पर हम लूफी को देखते हैं, जो कि एक डरावना सा सपना देखकर जाग जाता है। बोआ हैनकॉक भी इसके साथ में ही होती है। नहीं, अच्छा तो ये एक सपना था। हाँ, तुम नींद में बहुत ज्यादा चिल्ला रहे थे, तुम्हें हुआ क्या है? हाँ, मैंने अपने दोस्तों को देखा और वो सभी एक एक करके खत्म हो गए। ये सुनते ही हैनकॉक भी बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। मैं लूफी को दिलासा कैसे दे सकती हूँ? बोआ हैनकॉक धीरे धीरे करके लूफी के पास जाती है और इसके हाथ को पकड़ लेती है। तुम्हारे दोस्त के पास तुम बाद में भी जा सकते हो, अभी तुम्हें एस को बचाना होगा लूफी। मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हारी ही तरह स्ट्रांग होंगे और इस जर्नी में मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर लूफी इसकी बातों से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाता है। तुम बहुत ही अच्छी हो, मुझे तुम पसंद हो बोआ। ये दोनों एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप कर लेते हैं और किस कर लेते हैं, पर असल में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। ये सब कुछ बोआ हैनकॉक के मन के अंदर चल रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। लूफी साइड में बैठा हुआ है और इसे घंटा कुछ अंदाजा नहीं है कि ये बुआ क्या क्या सोच रही है इसके बारे में। तुम इतना अजीब क्यों बिहेव करती हो? और यहाँ पर हम नामी को देखते हैं, जो कि बियर पाव के अंदर उड़ती हुई एक आइलैंड पर आकर लैंड करती है और इस जगह का नाम है वेदरिया, जो कि एक आर्टिफिशियल स्काई आइलैंड है। एक बूढ़ा आदमी नामी को देख लेता है और इसे अपने घर ले जाकर सुला देता है। 2 दिन बाद नामी को होश आता है और होश आते ही इस बूढ़े आदमी पर हमला करके इसे नीचे गिरा देती है। इसे समझ नहीं आता कि अभी कहाँ पर है और पैनिक कर जाती है। बहुत देर तक लड़ती है और फिर शांत होकर इस बूढ़े आदमी से पूछती है कि ये यहाँ पर कैसे आई, और ये बूढ़ा आदमी इसे सब कुछ बता देता है। इसके लिए खाना प्रिपेयर करता है और बहुत सारे सवाल करता है, पर नामी कोई भी आंसर नहीं देती है और लूफी और सभी के बारे में सोच रही थी। और ये बूढ़ा आदमी नामी को चीयर अप करने के लिए एक विंड नॉट लेकर आता है। इसे देखो, ये कोई मामूली रस्सी नहीं है, इसे विंड नॉट कहा जाता है। इसमें बहुत सारी नॉट्स हैं जिसके अंदर विंड्स बंधी हुई हैं। एक नॉट को खोलता है जिसकी वजह से नामी के सामने बहुत सारी हवा बहने लगती है। दूसरी को खोलता है और भी ज्यादा हवा, तीसरी को खोलता है तो तूफान ही आ जाता है। नामी फिर से इस बूढ़े आदमी पर हमला करके इसके सर के ऊपर 2 बॉल्स उगा देती है। साले क्या कर रहा है तू, पागल है क्या? मैं यहाँ से अभी इसी वक्त जा रही हूँ। नामी बाहर चली जाती है पर देखती है कि बाहर एक बहुत ही खतरनाक साइक्लोन आने वाला है, जिसकी वजह से ये वापस से घर के अंदर चली जाती है और इस आदमी को उस साइक्लोन के बारे में आगाह कर देती है और नहाने के लिए चली जाती है। और हम नामी को नहाते हुए देखते हैं। यहाँ की शावर मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स भी बहुत ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी की बनी होती हैं। और गाइस, क्या ये बीच में क्लाउड क्यों आ रही इन्होंने कर दिया? गाइस, क्या आपको भी इस क्लाउड से नफरत हो चुकी है? नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और ये ओल्ड मैन नामी के कपड़ों को भी साफ कर देता है और ओल्ड मैन थोड़े समय के लिए बाहर चला जाता है और हम देखते हैं कि इसके आसपास एक शील्ड सी बनी होती है, जिसकी वजह से बाहर की चीजें इसे इफेक्ट नहीं कर पाती है। नामी ये देखकर शॉक्ड रह जाती है। ये कैसे हो सकता है? और नामी भी उस नॉट को लेकर एक पहाड़ की चोटी के ऊपर चली जाती है और अपने थंडरबोल्ट को ऊपर हवा में उछाल देती है। ऊपर एक थंडर क्लाउड बनाती है और नीचे एक हॉट क्लाउड, और विंड नॉट का यूज करके उन तीनों नॉट्स को खोल देती है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा साइक्लोन क्रिएट हो जाता है और वो ऊपर बादलों में जाकर सारे बादलों को मिटा देता है और मौसम बिल्कुल साफ हो जाता है। यहाँ के बादल कितने ज्यादा नजदीक हैं। और तभी ये ओल्ड मैन यहाँ पर आ जाता है। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो विंड नॉट का यूज करना अभी से सीख गई, शाबाश बच्ची। पर मुझे यहाँ से जाना है। और ये जगह कौन सी है? ये स्काई आइलैंड है। इस आइलैंड का नाम है वेदरिया। मैं इस साइक्लोन के ऊपर रिसर्च करने वाला था, पर पता नहीं क्यों अचानक से ही गायब हो गया। क्या तुमने वो तो नहीं किया? और नामी इस आइलैंड के ऊपर अटक चुके हैं और इसे कोई भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ से नीचे कैसे जाने वाली है। यहाँ पर हम ग्रैंड लाइन में एक स्नोई माउंटेन को देखते हैं। यहाँ पर एक ग्रैंडपा है जो कि अपने ग्रैंडसन और एक रोबोटिक डॉग के साथ बाहर टहल रहा था और तभी इनके सामने कुछ बहुत बड़ा सा आ जाता है। पर तभी ये डॉग इस पर अपनी मिसाइल का यूज करके हमला कर देता है और जब सामने का धुआं उठता है तो हम फ्रैंकी को देखते हैं। भाई फ्रैंकी है ये। अरे ये क्या, हमने एक इंसान को मार डाला? पर तभी फ्रैंकी उठ जाता है क्योंकि ये बंदा नॉर्मल इंसान नहीं है, एक साइबॉर्ग है। और ये कौन सी जगह है? काफी मजेदार है। तुमने सिर्फ अंडरवियर पहना है, तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, तुम्हें सर्दी नहीं लगती क्या? पर अपना फ्रैंकी 1 नंबर का परविट है और इसे पहनी ही नहीं है और ये सभी लोग डांस करना शुरू कर देते हैं। असी है गबरू जवान, हाय हाय हाय। पर नाच खत्म होने के बाद ही फ्रैंकी जम जाता है और ये सभी लोग इसे खींचते हुए हॉस्पिटल लेकर जाने लगते हैं। हॉस्पिटल में फ्रैंकी का इलाज किया जाता है पर यहाँ के डॉक्टर्स फ्रैंकी को देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि अपना फ्रैंकी कोई नॉर्मल बंदा नहीं है, ये एक इंसान है और आधा रोबोट। और इस पर ऑपरेशन करना शुरू करते हैं और बाहर ये सभी लोग भी बैठे होते हैं और उसके ऑपरेशन खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद ऑपरेशन खत्म हो जाता है और हम देखते हैं कि फ्रैंकी जिंदा बच चुका है और सही सलामत बाहर निकलता है। पर इसमें कुछ बदल चुका है। ये बंदा बिल्कुल शरीफ, एकदम नॉर्मल सा हो चुका है, एक जेंटलमैन की तरह। क्या हुआ है आपको? आप थोड़े से बदले से लग रहे हो। सर जी, आप ठीक तो हो ना? अरे उन लोगों के पास कोला नहीं था और मैं कोला से चलता हूँ, इसलिए उन लोगों ने मेरे अंदर टी को फिट कर दिया। और ये कोई नॉर्मल चाय नहीं है, ये चाय पंजाब से आई है और बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। फ्रैंकी एक जेंटलमैन बन जाता है, ऊपर से कोट पहना है और नीचे चड्डी है। भाई क्या है ये, जेंटलमैन है? अरे आप तो पूरी तरीके से बदल गए। पहले तो आप बहुत ज्यादा कूल और फनी थे। पहले मैं कैसा था? हाँ, ये देखिए आप ऐसे थे, अस्सी है गब्रू जवान, ओए होए बल्ले बल्ले, ऐसे ऐसे कर रहे थे। पर अब आप बिल्कुल भी कूल नहीं रहे। ओए तेनु शर्म नहीं आती? ऐसे से पोज क्यों कर रहा है? हाँ, अरे सर जी, पर ये तो आपका ही पोज था ना। वो तो पागल हो गए हैं, ये कैसी हरकतें कर रहा है? हाँ, और यहाँ पर हम बोआ को देखते हैं जो कि एक मरीन के ऑफिसर को पीट
पीट रही होती है और कहती है कि मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दी थी कि जब भी इसे खाना सर्व होगा तो वो 100 किलो से ज्यादा का होना चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी और अगली बारी गलती हुई तो तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। जिसके बाद बुआ अपने मन में सोचने लगती है कि अपने हाथों से लूफी को खाना खिला रही है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बुआ, तुम्हारे हाथों से खाने के बाद इस खाने का स्वाद और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ये सुनकर बुआ ब्लश करने लगती है और बुआ ये सब कुछ अपने मन में सोच रही थी एक कोने में बैठकर, और यहाँ पर लूफी ठूस रहा होता है। और बुआ क्या कर रही हो भाई, तुम्हें ये मीट नहीं चाहिए क्या? बहुत टेस्टी है, इधर आओ। मेरा मन तो आपको देखने के बाद ही भर चुका है लूफी सान। और तभी बुआ को पर्दों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई देती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर दो नेवी के लोग लड़ रहे होते हैं कि पहले मैं देखूंगा। तभी बुआ दरवाजा खोल देती है और बुआ बिना टाइम वेस्ट किए उनके ऊपर अपना लव लव मेलो नाम का अटैक यूज कर देती है और उन्हें पत्थर का बना के दरवाजा बंद कर देती है। बुआ यार बाहर कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी, क्या हुआ था? कुछ चूहे आ गए थे तो मैं उनको सबक सिखा रही थी लूफी सान। और बाकी नेवी के लोग ये सब देखकर डर जाते हैं कि बुआ ने इनके साथियों के साथ क्या किया है। और यहाँ पर हम एक आइलैंड पर चॉपर को देखते हैं। चॉपर इस आइलैंड पर घूम रहा होता है। लूफी सांची तुम कहाँ पर हो? और चॉपर पुरानी चीजों को याद कर रहा होता है और इसे ऐसा लगता है कि जैसे इसके सभी दोस्त मर चुके हैं, क्योंकि किजारो, कुमा और सेंटामारू ने इन्हें बहुत बुरी तरह से मारा था। और ये सब सोचने के बाद चॉपर रोने लगता है, लेकिन तभी से लूफी की आवाज सुनाई देती है। लूफी! और अपने पीछे देखता है तो लूफी खड़ा होता है एक पेड़ के ऊपर और इसके पीछे बाकी लोग भी आ जाते हैं, जिसे देखने के बाद चॉपर खुशी के आंसू रोने लगता है। लेकिन ये सब कुछ एक सपना होता है और कोई इसे उठाने की कोशिश कर रहा होता है। चॉपर अपनी आंखों को खोलता है और देखता है कि इसके सामने दो बड़ी बड़ी चिड़ियाएं हैं। चॉपर अपने आप को बचाने के लिए यहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर नोटिस करता है कि अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा है। मैं गया काम से। और चिड़िया अपनी चोंच का यूज करके चॉपर को नीचे धक्का दे देती है, जिसकी वजह से चॉपर नीचे गिरने लगता है। पर तभी दूसरी चिड़िया इसे बचा लेती है और चॉपर देखता है कि ये किसी अजीब से आइलैंड के ऊपर है। और वापस ये चिड़िया अपनी चोंच का यूज करके चॉपर को नीचे गिरा देती है और ये दोनों मिलकर चॉपर के साथ खेलने लगते हैं। पर तभी एक चिड़िया चॉपर को कुछ ज्यादा ही तेजी से गिर देती है, जिसकी वजह से चॉपर नीचे गिरने लगता है और गिरते गिरते 2-4 जगह पर अपने सर और पैरों को तोड़ता है और आखिर में जमीन के ऊपर लैंड करता है और अपना चॉपर यहीं पर बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि चॉपर एक स्टिक के सहारे आगे चल रहा होता है और देखता है कि इस आइलैंड के ऊपर कोई भी नहीं है। मुझे भूख भी लगी है, पर यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर मेरे दोस्त यहाँ पर होते तो पक्का अभी पार्टी कर रहे होते। और ऐसा सोचते हुए चॉपर अजीब सी हरकतें कर रहा होता है और खुश होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी चॉपर सैड हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चॉपर अकेला है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और रोने लगता है। मैं दोबारा उनसे कब मिल पाऊंगा? लेकिन तभी इसे उस वीवर कार्ड के बारे में याद आता है जिसके ऊपर रेले लिखा हुआ था। अरे इसके बारे में तो मैं भूल ही गया था। मेरे सभी दोस्तों के पास ये है, इसका यूज करके मैं उनके पास दोबारा से पहुंच सकता हूँ। मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मैं कुछ भी करूंगा और इस आइलैंड के ऊपर जिंदा रहूंगा और आखिर में इस कार्ड का यूज करके अपने दोस्तों के पास चला जाऊंगा। और ऐसा बोलते हुए चॉपर यहाँ पर जो भी कुछ इसे मिल रहा होता है उन सभी को खाना शुरू कर देता है। एक छिपकली को पकड़ता है। दिखने से तो ये खाने लायक नहीं लग रही है, पर फिर भी मुझे इसे खाना ही होगा क्योंकि मुझे जिंदा रहना है। और तभी कोई चॉपर के पीछे आ रहा होता है। चॉपर उस छिपकली को खाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी एक आदमी इसके पीछे आ जाता है। चॉपर को देख लेता है। चॉपर की नजर इस आदमी पर जाती है और ये बंदा चॉपर के ऊपर हमला करके इसे बेहोश कर देता है। थोड़ी देर बाद हम आग को देखते हैं और कुछ लोग ढोल नगाड़े बजा रहे होते हैं। यहाँ पर फल सब्जियां भी रखी होती हैं। भाई पक्का चॉपर को खाने वाले हैं यार। चॉपर अपनी आंखें खोलता है और देखता है कि इसे एक रस्सी से बांध दिया गया है। इसके नीचे आग जल रही है और अब चॉपर पकने वाला है। दरअसल ये सभी लोग आदिवासी हैं जो कि चॉपर को मार कर खाना चाहते हैं। ये सभी लोग चॉपर के आसपास डांस कर रहे होते हैं और कुछ अजीब सा गाना गा रहे होते हैं। आज तो हमें बहुत बड़ा रकून मिला है। मैं रकून नहीं हूँ, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं एक रेनडियर हूँ, मुझे बाहर निकालो। लगता है आज हम लोग रेनडियर खाने वाले हैं। वैसे तुमने देखा उसने अभी बात की, क्या ये रेनडियर्स बात भी कर सकते हैं? मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और तभी कुछ लोग भागते हुए यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि उन चिड़िया ने इन पर फिर से हमला कर दिया है और ये सभी लोग उस चिड़िया को मारने के लिए यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन चॉपर उनसे कहता है, अरे रुक जाओ, मुझे तो बचा दो। पर ये लोग चॉपर को पकते हुए छोड़कर चले जाते हैं और इसके बाद ये सभी लोग चिड़िया से लड़ने की नाकाम कोशिश करते हैं, पर ये चिड़िया इन सभी को एक ही बार में ढेर कर देती है। चॉपर इन्हें देखता है और कहता है कि ये चिड़िया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और तभी चॉपर की रस्सी टूट जाती है, जिसकी वजह से चॉपर नीचे गिरने लगता है, पर तभी अपनी पावर्स का यूज करके खुद को बचा लेता है। चॉपर उस बर्तन के ऊपर गिर जाता है, पर ये बहुत ज्यादा गर्म होता है, जिसकी वजह से चॉपर के पैर जलने लगते हैं और वहाँ से कूदकर जमीन के ऊपर लेट जाता है। इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं जिसका नाम है पीची आइलैंड और यहाँ पर हम सांजी को देखते हैं जो कि किसी से डरकर भाग रहा होता है और भागते हुए सोचता है, मेरी प्यारी नामी रॉबिन, तुम सभी लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग बढ़िया होगे। फिलहाल मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ। और हम कुछ देर पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर सांजी एक बीच के किनारे पड़ा होता है इसी पीची आइलैंड पर। और तभी यहाँ पर एक लड़की आती है। कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? क्या आप ठीक हैं? हाँ। और सांजी उसे देखकर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद इसे फिर से होश आता है और देखता है कि एक लड़की की बाहों के ऊपर है। क्या ये नामी है या फिर रॉबिन? मैं पक्का कोई सपना देख रहा होऊंगा। पर तभी सांजी को उड़ते हुए देखकर ये लड़की यहाँ से डरकर भाग जाती है। ए रुक जाओ। और सांजी देखता है कि इसका रुमाल यहीं पर छूट चुका है, तो इसका मतलब है मैं सपना नहीं देख रहा था। हाँ, पर सांजी इसका रुमाल
रुमाल लौटाने के लिए इसके पास जाने लगता है, लेकिन काफी देर हो चुकी होती है। मैं हूँ कहाँ पर? यहाँ पर सब कुछ पिंक पिंक है। क्या मैं स्वर्ग में पहुँच चुका हूँ? अगर ये एक स्वर्ग है तो इसका मतलब है कि वो लड़की एक परी होगी। उस रुमाल को देखता है तो इसका नाम है एलिजाबेथ। हाँ, मैंने उसके बारे में बस थोड़ा सा ही सोचा और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। क्या इसी को प्यार कहते हैं? हाँ। और ऐसा बोलने के बाद सांजी अपने ख्यालों में खो जाता है, ये ठरकी सांजी, और सपने में देखता है कि एलिजाबेथ के साथ अपनी पूरी जिंदगी व्यतीत कर रहा है। लेकिन तभी से नामी और रॉबिन की याद आती है और उसी विवर कार्ड को दिखता है जिसके ऊपर रेले लिखा हुआ था। नामी और रॉबिन मेरा इंतजार कर रही हैं, मुझे उनके पास जाना ही होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एलिजाबेथ को थैंक्स कहना चाहिए। नामी, रॉबिन, आप लोग मेरा इंतजार कीजिएगा, मैं बस इस काम को निपटा कर आता हूँ, उसके बाद मैं आपके पास पहुँच जाऊंगा। और अपना सांजी एलिजाबेथ के घर के बाहर पहुँच जाता है, पर तभी पीछे कुछ लड़कियाँ सांजी को देख रही होती है। सांजी उस दरवाजे को खटखटाता है। मेरा नाम सांजी है, आपने अभी कुछ समय पहले मेरी हेल्प की थी, पर आप अपना रुमाल वहाँ पर भूल गई थी, मैं इसे लौटाने यहाँ पर आया हूँ। जिसके बाद ये दरवाजा हल्का सा खुलता है। एलिजाबेथ झटके से उस रुमाल को लेती है और दरवाजा बंद कर देती है। एलिजाबेथ, क्या आप मुझे अंदर आने नहीं दे सकती? हाँ, मैं कुक हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बना लेता हूँ, क्या आप नहीं चाहती हैं कि मैं आपके लिए खाना तैयार करूँ? हाँ, मुझे खाना पसंद है, लेकिन क्या आपको कपड़े पसंद है? क्या कहा? कपड़े? हाँ हाँ, मुझे कपड़े बहुत पसंद है। मैं उस जोरो की तरह नहीं हूँ जो कि कोई भी कपड़े पहन लेता है, मैं बहुत ही स्टाइलिश और अच्छे कपड़े पहनता हूँ। तो क्या तुम्हें ड्रेस पसंद है? क्या कहा? ड्रेस? हाँ, ओह अच्छा, मैं समझ गया, शायद तुम मुझसे मेरी पसंद की चीजें पूछना चाहती हो, है ना? और सुनिए, जब मैं तुम्हें उसके बारे में बता दूंगा तो तुम वही सब कपड़े मुझे पहनकर दिखाने वाली हो, है ना? तो क्या तुम्हें फूलों वाली ड्रेसेस पसंद है? अरे हाँ, मुझे पसंद है। जिसके बाद एलिजाबेथ दरवाजा खोल देती है और सांजी अंदर आ जाता है, पर एलिजाबेथ अपना फेस नहीं दिखा रही होती, बिल्कुल एनिमिटी की तरह। अरे चलो भी, तुमने अपने दिल का दरवाजा खोल दिया है एलिजाबेथ, अब जल्दी मुझे अपना चेहरा भी दिखा दो। एलिजाबेथ उठती है और सांजी की तरफ भागने लगती है। मुझे लगता है कि आपके ऊपर ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी। और उस ड्रेस को सांजी की तरफ फेंक देती है। देखने से तो नहीं लगता, पर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो एलिजाबेथ। और ऐसा बोलते हुए सांजी की नजर एलिजाबेथ पर जाती है, पर उसे देखकर शॉक्ड रह जाता है। इसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एलिजाबेथ कुछ ऐसी दिखती है। इसके पैरों में बाल हैं, इसके चेहरे के ऊपर भी बाल हैं, दाढ़ी मुछिया रखी है और बिल्कुल इंस्टाग्राम की किसी फेक मॉडल की तरह लग रही होती है। कैसे हो सांजी? और इस लड़की को देखकर अपने सांजी के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं और सांजी अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है, पर तभी भागते हुए गिर जाता है और इसके सामने एक और लड़की आ जाती है। सॉरी, एक नहीं बल्कि बहुत सारी कुड़ियाँ होती हैं जिनके चेहरे पर बाल होते हैं। तुम्हें देखकर लगा था कि तुम भी हमारे ही जैसे होगी। तभी एलिजाबेथ यहाँ पर आती है और कहती है, तुम पर ये ड्रेस बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी, लो इसे पहन लो। और सांजी यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगता है। और इस आइलैंड को सेकंड मेड इन आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर जो भी आता है उसका दिल लड़कियों के जैसा हो जाता है। और अपना सांजी इस आइलैंड के ऊपर फंस चुका है। नामी, रॉबिन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी होंगी। फिलहाल मैं नर्क में हूँ, मुझे बचाओ। और ये सारी कुड़ियाँ सांजी के पीछे हाथ धोकर पड़ी होती हैं। और यहाँ पर बोआ लूफी से पूछती है कि क्या इसके लिए चाय बना दे? हाँ ठीक है, बना सकती हो। और बोआ ठीक ऐसा ही करती है, लूफी के लिए चाय तैयार करने लगती है। लूफी, क्या तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बता सकते हो? हाँ हाँ जरूर, पर पहले किसके बारे में बताऊं? जोरो, सांजी, उसप, नामी, चॉपर, रॉबिन। और बोआ रॉबिन का नाम सुनकर कहती है, क्या ये दोनों लड़कियाँ हैं? चाय गिर रही है और बोआ अपने ख्यालों में खो जाती है, जिसमें लूफी इसे कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और बोआ इसे कहती है, पर क्यों? दरअसल मेरे पास ऑलरेडी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, मेरे पास नामी और रॉबिन है। और ऐसा सोचते हुए बुआ पूरी की पूरी चाय गिरा देती है। क्या हो गया भाई तुम्हें? इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हो तुम? इसके बाद हम छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि लकड़ियां इकट्ठा कर रही होती है और इस लड़की का नाम है सोरन। और देखते हैं कि उसके सामने एक गड्ढा है और उस गड्ढे के अंदर रॉबिन होती है। इसे क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम कहीं बाहर से आई हो। रॉबिन को होश आता है और पूछती है कि ये कौन सी जगह है। और एक छोटी सी बच्ची बताती है कि इस आइलैंड का नाम है टकीला वुल्फ। ये एक छोटी सी कंट्री है ईस्ट ब्लू के अंदर। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होती है, इसलिए ये लड़की रॉबिन को अपने घर लेकर जाने लगती है। पर रास्ते में लोग कुछ लोगों से छुपते हुए आते हैं। सोरन अपने घर में आती है रॉबिन को लेकर और इसकी मम्मी इसे पूछती है कि ये कहाँ पर चली गई थी। तुम्हें बिना बताए कहीं नहीं जाना चाहिए और किसको अपने साथ लेकर आई हो? क्या ये कोई बाहर की लड़की है? तुम्हें पता है ना कि हमें अनजान लोगों से दूर रहना है और वैसे भी हो सकता है कि ये कोई वांटेड पर्सन हो। लगता है मुझे यहाँ पर कोई पसंद नहीं करता, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। लेकिन सोरन इसका हाथ पकड़ लेती है और इसे बाहर जाने नहीं देती। मैं इसकी जिम्मेदारी लेती हूँ, अगर इसने कुछ भी किया तो इसमें सारी गलती मेरी होगी। अगर ऑफिसर्स को पता चला कि तुम किसी अनजान शख्स को पनाह दे रही हो अपने घर में, तो तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे साथ क्या होगा। हाँ, पर सोरन इनकी बातों को नहीं मानती है और रॉबिन को खाना देते हुए इसके पास आती है। और सोरन रॉबिन से इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि ये कौन है, कहाँ से आई है। और रॉबिन बताती है कि एक ट्रैवलर है और इनके पास एक शिप भी है। और तभी नीचे एक बेल रिंग करती है। सोरन, ब्रेक टाइम ओवर हो चुका है, अब हमें काम करना चाहिए। क्या कहा काम? वो भी इतनी रात को? हाँ, मुझे दिन और रात दोनों समय काम करना पड़ता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। जब मैं वापस आऊंगी तो तुम मुझे बाकी की कहानी सुना सकते हो। और सोरन यहाँ से चली जाती है और रॉबिन भी उस वीवर कार्ड को देखती है। लगता है मैं अपने दोस्तों के पास नहीं पहुँच पाऊंगी। और रॉबिन यहीं पर सो जाती है। थोड़ी देर बाद सुबह हो जाती है और रॉबिन जाग जाती है और देखती है कि इसके सामने सोरन है। सोरन के कपड़े बहुत ज्यादा गंदे होते हैं और रॉबिन इससे पूछती है कि इसके कपड़े इतने गंदे क्यों हैं। और सोरन बताती है कि ये लोग एक ब्रिज बना रहे हैं। यहाँ तक कि जिस कंट्री में अभी रॉबिन है वो एक ब्रिज के ऊपर है, एक बहुत बड़ा सा ब्रिज, और इसका कंस्ट्रक्शन सालों से चल रहा है, 100 साल से भी ज्यादा से। क्या कहा? 100 साल से भी ज्यादा हो गए और ये ब्रिज अभी तक तैयार नहीं हुआ। हाँ, एक बार ये ब्रिज बन जाएगा तो अपने साथ बहुत सारे आइलैंड्स को
कनेक्ट कर देगा। ये सब छोड़ो, तुम बताओ तुम कहाँ से हो? मेरा घर, हाँ वो तो बर्बाद हो चुका है, पर मैंने अपने दोस्तों के साथ बहुत सारे आइलैंड घूमे हैं। सोरन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कुछ लकड़ी के टुकड़ों को लेकर आती है जो कि इसने पहले जमा किए हुए थे और अपनी ड्राइंग्स दिखाती है रॉबिन को। ये सभी मैंने ड्रॉ किए हैं। मैंने बहुत सारे आइलैंड्स को बनाया है। ये सारे मेरी इमेजिनेशन से बने हैं। रॉबिन उन ड्राइंग्स को देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत खूबसूरत है। क्या ये एक स्काई आइलैंड है? क्या आसमान में सच में आइलैंड होते हैं? क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकती हैं? जिसके बाद रॉबिन इसे अपनी पूरी कहानी बताती है जो कि इसने स्काई आइलैंड में बिताई होती है। ये सुनने के बाद सोरन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी कुछ और लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि क्या हम लोग भी तुम्हारी कहानी को सुन सकते हैं। और रॉबिन इन सभी को अपनी कहानी सुनाती है और तभी उन्हीं में से कोई एक उन ऑफिसर्स को रॉबिन के बारे में बता देती है। ये सारे ऑफिसर्स घर के अंदर घुस जाते हैं। ऑफिसर्स आने वाले हैं, आप यहाँ से भाग जाइए। ये सारे ऑफिसर्स रूम के अंदर आ जाते हैं जहाँ पर रॉबिन थी। हमें खबर मिली है कि यहाँ पर एक अनजान शख्स है। तुमने यहाँ पर किसी को छुपा कर रखा है। चुपचाप उसे हमारे हवाले कर दो। हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता है। और इन सभी ने रॉबिन को छत के ऊपर छुपाया होता है। जिसके बाद ये ऑफिसर्स पूरे रूम की तलाशी लेते हैं पर इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी उनमें से एक खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता है पर खिड़की को बंद कर लेता है क्योंकि उसे बाहर कुछ भी नहीं दिखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि रॉबिन यहाँ से जा चुकी है और तभी उनमें से एक ऑफिसर सोरन की ड्राइंग्स दिखाता है इनके ऑफिसर को। ये फालतू की ड्राइंग्स किसने बनाई है? हाँ, ये कितनी बेकार है। इस ड्राइंग को मैंने बनाया है, प्लीज इसे वापस कर दीजिए। तो क्या इसे तुमने बनाया है? हाँ, हमें बता दो तुमने उस लड़की को कहाँ पर छुपाया है। उसके बाद मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। पर सोरन मना कर देती है जिसकी वजह से ये ऑफिसर इसकी ड्राइंग फाड़ देता है तुम्हारे पास एक और मौका है, मुझे बता दो। और एक और ड्राइंग को तोड़ देता है और आखिरी मौका देता है। मुझे बता दो वरना मैं तुम्हारी सारी ड्राइंग्स को काट दूंगा। लेकिन सोरन अपने फैसले को नहीं बदलती है और इस बार भी मना कर देती है। और ये ऑफिसर सोरन की सारी ड्राइंग्स को एक ही बार में जमीन पर फेंकता है और अपने पैरों से तोड़ देता है जिसे देखकर सोरन रोने ही वाली होती है। इन सभी को गिरफ्तार कर लो और इन्हें तब तक मारो जब तक ये अपना मुंह ना खोल दे। लेकिन तभी उन्हें एक सीटी बजाने की आवाज सुनाई देती है और बाहर गन की फायरिंग भी चल रही होती है। रॉबिन इन सभी से लड़ रही होती है और इन्हें बहुत आसानी से हरा देती है। और इन सभी को मारने के बाद रॉबिन सरेंडर कर देती है। मैंने इसे पकड़ लिया है। और ऑफिसर यहाँ से चला जाता है। ये सभी लोग रॉबिन को घेर लेते हैं और यहाँ पर जितने भी लोग हैं ये सभी लोग क्रिमिनल्स हैं। ये ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने सरकार के साथ काम करने से मना कर दिया था और यहाँ के सभी लोग स्लेव्स हैं। रॉबिन को इन ऑफिसर्स के मेन हेडक्वार्टर में लेकर जाया जाता है जहाँ पर रॉबिन पूछती है कि इतने सालों से इस ब्रिज को बनाया जा रहा है लेकिन अभी तक बना क्यों नहीं। तुम्हें इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए बल्कि तुम्हें इस चीज की चिंता होनी चाहिए कि तुम इस ब्रिज को बनाओगी कैसे। और इस तरफ हम अपने उसॉप को देखते हैं। भाई उसॉप भी फेवरेट बंदा भाई मेरा। मैं हूँ उसॉप, स्नाइपर्स का राजा और ये है मेरा क्रू। लेकिन तो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है। उसॉप आगे चलने लगता है। चलते चलते बोर हो जाता है और थक जाता है। क्या यहाँ पर कोई है? पर उसॉप को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। क्या यहाँ पर कोई है? अगर है तो प्लीज सामने आ जाओ। और तभी एक जानवर इसके पीछे आ जाता है। उसॉप अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है। उसॉप इससे बचने के लिए एक जंप लगाता है लेकिन तभी सामने से इस पर एक और हमला हो जाता है। उसॉप बहुत मुश्किल से बचता है इस हमले से पर वो हमला इसकी नाक को छूकर चला जाता है जिसकी वजह से उसॉप की नाक जल जाती है और अटैक इस कीड़े को भी लग जाता है जिसकी वजह से उसॉप और ये कीड़ा जमीन के अंदर धंस जाते हैं। और हम उसी आदमी को देखते हैं जिसने उसॉप पर हमला किया है। उसॉप इस आदमी को देखता है। क्या तुम इस कीड़े को खाने वाले हो? तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा शुक्रिया। मेरा नाम है हेराक्लिसन। और उसॉप एक अजीब से फ्रूट को नोटिस करता है। मैंने ऐसा फ्रूट अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। क्या इसे खा सकते हैं? इसकी स्मेल तो काफी अच्छी है। क्या टेस्ट में भी अच्छा होगा? चलो देखते हैं। और इस फ्रूट को खाने ही वाला होता है कि तभी कोई उसॉप को ही टेस्ट कर लेता है। ये क्या हुआ? और ये अजीब सा पेड़ उसॉप के ऊपर चिल्लाता है और इसे खाने वाला होता है पर तभी उसॉप इस पर हमला करके इसे नीचे गिरा देता है। बच गया, तुम बाल बाल बचे हो। ये पेड़ तुम्हें खाने वाला था। और उसॉप अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगता है और रास्ते में से बहुत सारे प्लांट्स मिलते हैं जो कि इंसानों को खाते हैं। अरे ये कैसा अजीब सा आइलैंड है, मुझे बचाओ। और इस सीरीज का 39th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और इस वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं 18 के लाइक्स। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में। और गाइज अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर देना। गाइज इसी मंथ के अंदर हमें 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। तो गाइज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।